नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट्री 101 में। एक जानकारी दे देना चाहता हूं, मेरे YouTube चैनल का नाम चेंज करके इन्वेस्टोलॉजी से इन्वेस्ट्री 101 कर दिया गया, क्योंकि इन्वेस्टोलॉजी के काफ़ी सारे चैनल्स थे जिससे बहुत से लोगों को चैनल ढूंढने में दिक्कत होती थी, इसलिए चेंज कर दिया है, उसके लिए सॉरी। और आज हमारी वीडियो जो है L&T फाइनेंस पे है। ये NBFC कंपनी है, इसके पहले इस पर वीडियो बना चुका हूँ। आज इसी पे बात करेंगे, इसके पूरे एनालिसिस, इसका वैल्यूएशन, क्यों बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको कुछ इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊंगा, जहां से आपको काफ़ी सारी क्लियरिटी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब बात करते हैं L&T फाइनेंस के बारे में। L&T फाइनेंस एक फास्टेस्ट ग्रोइंग NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर दिनांत दुभाषी हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है रूरल, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को। इसके अब ऑफरिंग के बारे में और इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आप बात करते हैं। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट देखते हैं तो दो मेन टाइप के इसके प्रोडक्ट हैं, लेंडिंग का और नॉन लेंडिंग का। नॉन लेंडिंग में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आता है और लेंडिंग में आता है रूरल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। ये इन तीन सेक्टर्स में फाइनेंशियल सर्विस और प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, सच एज लोन्स हो गया, किसी को क्रेडिट चाहिए, किसी को हाउसिंग लोन चाहिए, किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन चाहिए, तो उसके लिए अब डिटेल में इन तीनों के बारे में बात करते हैं। पहला है लेंडिंग बिजनेस। लेंडिंग बिजनेस क्या होता है? किसी को अदायगी, मतलब किसी को पैसे या किसी फाइनेंशियल सर्विस देना। इसमें आता है पहला रूरल फाइनेंस। रूरल फाइनेंस क्या होता है? रूरल फाइनेंस होता है अगर कोई लोन लेता है रूरल हाउस से किसी एग्रीकल्चर, होम या स्मॉल बिजनेस के पर्पस से, तो उसको हम रूरल फाइनेंस कहते हैं। और ये कंपनी का मेन बिजनेस भी है, रूरल फाइनेंस इनका मेन बिजनेस भी है। अगर इसमें अभी आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी आई है। फार्म इक्विपमेंट इसमें पहला है। एग्रीकल्चर क्रेडिट देखें तो 578 टाइम्स का जंप आया है। 883 करोड़ था 1972 में, जो बढ़कर 5,11,029 करोड़ हो गया है 2012 में। कंपनी ने 3,821 करोड़ का फार्म लोन भी दिया है और एग्रीकल्चर लोन बुक ने 15% की ग्रोथ दिखाई है FY20 में, फाइनेंशियल ईयर 2020 में। रूरल फाइनेंस का दूसरा है टू व्हीलर फाइनेंस। टू व्हीलर फाइनेंस में भी 15% की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। लॉकडाउन होने के बावजूद ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी है अगर कंपनी की बात करें तो। रूरल फाइनेंस का तीसरा पार्ट है माइक्रो लोन्स। अब माइक्रो लोन्स क्या होता है? माइक्रो लोन्स होता है जो हम छोटे छोटे लोन्स देते हैं किसी इंडिविजुअल्स को, जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें या कोई ऐसा काम कर सकें जिससे वो पैसे कमाएं और वहाँ पे पॉवर्टी को कैसे एंड करें, इसीलिए माइक्रो लोन्स दिए जाते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अब इन्होंने इसमें एक स्कीम निकाली थी, मिड टर्म रिन्यूअल प्रोडक्ट। इस स्कीम में प्री अप्रूव्ड अर्ली रिपीट लोन्स दिए जाते हैं उन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को जिनका पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब लोन भरने का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है और जो टाइम से पेमेंट दे रहे हैं। इस स्कीम से 3.8 लाख कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और इसी रिपीट बिजनेस ने 40% का कंट्रीब्यूशन दिया इनके टोटल बिजनेस में। FY20 में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस रिपीट बिजनेस ने, मतलब ये अपने कस्टमर को रिपीट कर रहे हैं, मतलब उनको अपने बिजनेस में बांधे रख रहे हैं। रूरल फाइनेंस का चौथा पार्ट है कंज्यूमर लोन्स। कंज्यूमर लोन क्या होते हैं ये जान लेते हैं। कंज्यूमर लोन्स उन कस्टमर्स को दिए जाते हैं जो फाइनेंस कराना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए। जैसे हम स्टूडेंट लोन हो गया या कोई हम कुछ खरीद रहे हैं उसके लिए हम कोई लोन लेना चाहते हैं, तो ये लोन उनके लिए होता है। इसमें दो टाइप के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है? जो एसेट से बैक किया जाता है, मतलब बोरोवर के पास जो एसेट है उससे बैक्ड हो। अनसिक्योर्ड लोन में कोई बैकअप नहीं होता है। इसमें डिस्पर्स्ड पर्सनल लोन जो दिए गए हैं 11,794 एक्टिव कस्टमर्स हैं इनके पास, और इनका टोटल बुक साइज जो है कंज्यूमर लोन पोर्टफोलियो का वो 154 करोड़ रुपीस का है। अब बात करते हैं लेंडिंग बिजनेस के दूसरे टाइप पे, हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस में पहला आता है होम लोन। होम लोन क्या हुआ? इकोनॉमिक स्लोडाउन और स्लोअर GDP और लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, इसमें थोड़ी लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस की गई है और इसी के चलते इसमें अगर आप ग्रोथ भी देखेंगे तो काफ़ी कम आई है। अगर हाउसिंग फाइनेंस की लोन बुक देखें तो उसमें सिर्फ 4% की ग्रोथ आई है, जो कि आप सोच सकते हैं ना के बराबर ही है। अगर इनका हम होम लोन की ग्रोथ देखें तो 6,243 करोड़ से
ये बढ़कर 7,770 करोड़ रुपीस हो गया है FY20 में। ये 24% की ग्रोथ है। बट अगर हम इनका डिसबर्समेंट देखें, डिसबर्समेंट होता है भुगतान अदायगी जो हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, उसमें 2% का डिक्लाइन आया है। वो 2,661 करोड़ रुपीस से 2,612 करोड़ रुपीस हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2020 में। अब बात करते हैं हाउसिंग फाइनेंस के दूसरे टाइप पे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम लैप कहते हैं। जब हम अपनी किसी प्रॉपर्टी या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के जो लोन लेते हैं उनको हम कहते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसमें अगर हम डिसबर्समेंट देखेंगे तो 48% का डी ग्रोथ हुआ है। 1,144 करोड़ था FY19 में, अब घटकर 591 करोड़ रुपीस रह गया FY20 में, और ये 48% का डिक्लाइन है। अगर हम इनका मार्केट शेयर देखें तो लैब बुक का मार्केट शेयर पहले 17% है FY19 में, लेकिन अब घटकर 15% रह गया FY20 में। तो इन्होंने डिसबर्समेंट में भी डी ग्रोथ देखी है और इनका मार्केट शेयर जो था लैब बुक में उसमें भी डी ग्रोथ आई है। अब बात करते हैं रियल इस्टेट फाइनेंस की। रियल इस्टेट फाइनेंस होता है जिसमें बोरोवर्स को लोन दिया जाता है और वो लोन उसकी रेंटल इनकम से, बोरोवर के पास जो प्रॉपर्टी होती है उसकी रेंटल इनकम से रीपे किया जाता है। रियल इस्टेट फाइनेंस में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट में जिसको भी इन्वेस्ट करना रहता है वो इसी के थ्रू इन्वेस्ट करता है। इस लोन को अवेल करने के लिए डेफिनेटली आपके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे आपकी रेंटल इनकम आ रही हो, जिससे आप लोन रीपे कर पाएँ। इस सेक्टर में भी कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है। जैसे रियल इस्टेट फाइनेंस डिसबर्समेंट हैज अ डी ग्रोथ ऑफ 26% फ्रॉम 6,633 करोड़ FY19 टू 4,877 करोड़ इन FY20। इसमें 26% का डी ग्रोथ हुआ है। रियल एस्टेट की लोन बुक जो है उसमें सिर्फ 1% का डी ग्रोथ हुआ है और वो अभी 14,933 करोड़ रुपीस की है। इनके जो कंट्रीब्यूशन है कमर्शियल पोर्टफोलियो को इंक्रीज हो गया है 10% से 18%। कमर्शियल पोर्टफोलियो का ये फ़ायदा है कि कमर्शियल पोर्टफोलियो में जो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है, ROI, किसी भी प्रॉपर्टी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ROI देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेसिडेंशियल में और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में ROI का बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। अगर रेसिडेंशियल में अगर हम ROI, एवरेज ROI चेक करें तो 1 से 4% तक का रहता है पर ईयर, लेकिन कमर्शियल में यही ROI बढ़कर 6 से 12% तक हो जाता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिस पर ज़्यादा होगी, कंपनी को उसी में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसी का लोन देने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लॉन्ग टर्म जो इन्फ्लेशन होता है उसके इम्पैक्ट को भी ख़त्म कर देती है। कमर्शियल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इनका बिजनेस मॉडल और बाकी सब चीज़ें तो बिजनेस के बारे में आपने समझ ही ली होगी। अब इनके फाइनेंशियल ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल इनके पास 221 ब्रांचेज हैं, 130 लाख प्लस कस्टमर बेस है, 23,000 एम्प्लॉयज़ हैं, 1,532 माइक्रो लोन्स मीटिंग सेंटर्स हैं और इनको क्रिजल की तरफ से हाईएस्ट AAA रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस कंपनी के 5 पिलर्स की तरफ देखें जो इसको वन ऑफ द बेस्ट बनाती हैं, तो पहला है प्रूडेंट ALM, एडिक्वेट लिक्विडिटी, लायबिलिटी फ्रेंचाइज, वेल इस्टेब्लिश्ड, नेटवर्क बहुत अच्छा है, हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग है इनके पास, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इनके पास, स्ट्रिंजेंट रिस्क कंट्रोल मेजर्स, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैश अपने पास रखा हुआ है, लिक्विडिटी रखी हुई है जिससे कि कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली ये आगे बढ़ रहे हैं जिससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा फ्यूचर में, और इसके बिजनेस मॉडल को देखते हुए ये काफ़ी अच्छे से अपने आप को स्टैब्लिश कर ले। कंपनी के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया, डिटेल में एकदम बात कर ली उनके बिजनेस मॉडल की, कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या है, सब के बारे में। अब जानते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। इनकी लोन बुक जो है वो 98,384 करोड़ रुपीस की है। AUM इनका जो है वो 71,056 करोड़ रुपीस का है। AUM और लोन बुक अच्छा है इनका काफ़ी। प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट टर्म डेप्ट देखें अगर, तो इन्होंने रिड्यूस कर दिया है 16% से 6%। पिछले साल तक 16% था लेकिन इस साल सिर्फ वो 6% ही रह गया है। इन्होंने फाइनेंस किया है 1071.5 मेगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी को FY20 में। ग्रीन एनर्जी में इतना ज़्यादा फाइनेंसिंग की है, आगे आने वाले दिनों में ग्रीन एनर्जी का उत्पादन बढ़ेगा तो इनका भी बिजनेस बढ़ेगा। 28,225 करोड़ की इनकी हाईएस्ट लेवल लॉन्ग टर्म बोरोइंग अभी तक रही है। इससे ज़्यादा इन्होंने कभी बोरो नहीं किया है, हाईएस्ट लेवल 1 साल की मैं बता रहा हूँ। इन्होंने मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी मेंटेन करके रखी है किसी भी आगे आने वाले बैड एसेट से निपटने के लिए। कितनी है? 15,485 करोड़ रुपीस की।
अगर हम इनका GS3 देखें, ग्रॉस स्टेज 3, इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले नंबर्स देख लेते हैं। वो रिड्यूस हुआ है 5.90% से होकर घटकर वो 5.36% रह गया FY20 में। इनका अगर हम NS3 देखें, नेट स्टेज 3, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, वो भी रिड्यूस होकर 2.40% से 2.28% हो गया है FY20 में। अब जानते हैं GS3 NS3 क्या है। GS3 NS3 इसी नई अकाउंटिंग पॉलिसी का एक पार्ट है। IRFS 9 एक नई अकाउंटिंग पॉलिसी है जो इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, जिसको पब्लिश की थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, और इस न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाया गया था 1 जनवरी 2018 में। इसके पहले एक अकाउंटिंग पॉलिसी चलती थी IAS 39। दोनों में अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा। डिफरेंस ये था दोनों में कि IAS 39 लॉसेस को तब रिकग्नाइज करती थी जब वहाँ पे लॉस हो जाता था। IRFS 9 रिकग्नाइज कर लेती है क्रेडिट लॉस को जब हम पहली बार फाइनेंशियल एसेट को रिकग्नाइज करते हैं, फाइनेंशियल एसेट को निकालते हैं, तब ये क्रेडिट लॉस को रिकग्नाइज कर लेती है। इस मॉडल से कंपनी को ये फायदा हुआ कि वो प्रोजेक्टेड लाइफ टाइम लॉसेस को क्विकली रिकग्नाइज कर लेंगी, तो उससे वो प्रोविजंस और जल्दी उससे निपटने के लिए कैश भी इकट्ठा कर लेंगी। इस नए मॉडल में कंपनी को अपने फुल टाइम रिकग्निशन करना होगा जब से उन्होंने उस एसेट को एक्वायर किया है। इसी को हम बोलते हैं ECL मॉडल। ECL मॉडल का मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। ये लॉसेस को हम कम कर सकते हैं क्योंकि इसकी लिमिट जो रहती है IRFS 9 मॉडल में वो सिर्फ 12 मंथ की रहती है। अब इसमें हम बात करते हैं स्टेजेस क्या क्या हैं। 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ग्रॉस स्टेज 1, ग्रॉस स्टेज 2, ग्रॉस स्टेज 3। यही GS3 NS3 होता है। NS3 होती है नेट स्टेज, GS3 होती है ग्रॉस स्टेज। तो स्टेज 1 पे होता है क्रेडिट रिस्क जो होता है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। जब हमने इनिशियल रिकग्निशन किया था उसके बाद क्रेडिट रिस्क इंक्रीज नहीं हुआ है, तो उसको हम स्टेज 1 मानते हैं। इस स्टेज में क्या होगा, कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी रिकग्नाइज करने की 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की। अब बात करते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 में होता है क्रेडिट रिस्क जब इंक्रीज हो जाता है। जब हमने इनिशियल रिकग्निशन किया था उसके बाद अगर क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हुआ है तो फाइनेंशियल एसेट को स्टेज 2 में ट्रांसफर कर दिया जाता है स्टेज 1 से। इसमें एंटिटी को लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रिकग्नाइज करना होता है और बताना होता है। बट इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो ग्रॉस इनकम से ही कैलकुलेट की जाती है। अब स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 में क्रेडिट इम्पेयर्ड हो चुका है, मतलब कोई लॉस हो चुका है अंडर IAS 39 मॉडल में। इसी में स्टेज 3 एंटिटीज़ को भी ECL लाइफ टाइम लेना पड़ता है। इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो ग्रॉस इनकम से ही कैलकुलेट की जाती है। स्टेज 1 में क्या हुआ था, क्रेडिट रिस्क नहीं बढ़ा था तो 12 मंथ का ECL था। स्टेज 2 में क्रेडिट रिस्क बढ़ गया तो ECL लाइफ टाइम हो गया, और स्टेज 3 में क्रेडिट लॉस हो गया तो वहाँ पे ECL लाइफ टाइम भी है, और इंटरेस्ट इनकम जो है वो नेट इनकम से कैलकुलेट की जा रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो होती है NII वो NBFCs के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसीलिए उसको ही इस मॉडल में लिया जाता है। आई होप आपने IRFS मॉडल और न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी जो है उसको सही से समझ लिया होगा। अब इनके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं दोबारा। कंपनी ने एडिशनल प्रोविजन लिया है 577 करोड़ रुपीज़ का Q1 FY21 के लिए, जिसमें माइक्रो प्रूडेंशियल लोन जो है वो 300 करोड़ रुपए का है और कोविड-19 के लिए 277 करोड़ रुपए का है। इन्होंने एडिशनल प्रोविजन लिया है 1244 करोड़ रुपीज़ का, जो 1.39% है। स्टैंडर्ड बुक इनके पास जो है उसका 1.39% इन्होंने प्रोविजन लिया हुआ है। Q2 FY21 में स्ट्रॉन्ग रिकवरी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं रूरल इंडिया से, और डिसबर्समेंट भी रूरल पोर्टफोलियो से पिकअप करने की बात ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इन्होंने अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी ये कहा है। और इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT रहा है 2680.08 करोड़ FY20 में, जो कि 3051.98 करोड़ था FY19 में। इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी आई है लगभग 350 करोड़ रुपए की। अब कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर देख लिए, अब फाइनेंशियल रेशियो देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 19,117 करोड़ रुपीज़ का है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी P 7.91 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.90 है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल जिसको हम ROIC कहते हैं वो 2.36 है। ROIC बेंचमार्क 2% होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.47% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम ROCE कहते हैं वो 4.54% है। रिटर्न ऑन एसेट ROA वो 2.50% है। मुझे नहीं लगता आपको ये
रेशियो बताने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको ये खुद ही मालूम होगा क्या होते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मैंने खुद कैलकुलेट किया था, ये 5.10 आ रहा था, क्योंकि हर जगह ये अलग अलग दिया हुआ है। आप किसी और साइट पर जाके देखेंगे तो शायद आपको ये नंबर्स डिफरेंट मिलेंगे, इसीलिए मैंने खुद कैलकुलेट किए हैं। अब देख लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्यों इतना ज़्यादा है। पहली बात तो लायबिलिटी फ्रेंचाइज है। दूसरी बात, अगर हम इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे तो 5 साल की मैंने आपके सामने लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखाई है। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग लगातार इंक्रीज कर रही है। 2016 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो थी इनकी वो 37,031 करोड़ रुपीस थी, जो कि 2020 में बढ़कर 76,164 करोड़ रुपीस हो गई। इनका लॉन्ग टर्म डेब्ट लगातार बढ़ रहा है, जो इस कंपनी के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन्हें इससे ही कम करना होगा। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन FY20 में 18.91% का रहा है, जो कि FY19 में 23.5% का था। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी कमी आई है, 11.69% है, FY19 में 16.78% का था। प्रोविजन कवरेज रेशियो, प्रोविजन मीन्स होता है कि हम कुछ पैसे या कुछ फंड्स को साइड में रख दें, जिससे कि हम अपने लॉसेस को कवर कर सके जब कोई एसेट बैड एसेट बन जाए। और इसी के लिए एक परसेंटेज प्रिस्क्राइब किया गया था कि लोन को कवर करने के लिए हमें इतना % पैसा रखना पड़ेगा। और इसके लिए पहले बेंचमार्क था 70%, लेकिन अब ये बेंचमार्क हटा दिया गया है। बट प्रोविजन कवरेज रेशियो अभी 69% है इनका, और ये जितना हाई होता है कंपनी के लिए उतना ही अच्छा होता है। इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.1% है, NIM, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। और इनका NIM और फीस दोनों मिला के 6.95% है। तो इनका NI जो कि 6 से 7% के बीच होना चाहिए, तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन और फीस मिला के नेट 6.95% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 21.60 है। ये बैंक नहीं है, इसलिए मैं इसको बैंक से कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफ़ी अच्छा है, 21.60। रूरल और हाउसिंग लोन बुक में इस कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ दिखाई है, 24% के 24.3% की ग्रोथ देखी गई है रूरल और हाउसिंग लोन बुक में, काफ़ी अच्छा है। रिटेलियाइजेशन भी किया है इन्होंने, फंडेड एसेट का 53% हो गया है 47% से बढ़कर। अब इसके डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं, लाइबिलिटी का कितना है। तो बैंक लोन है इनके पास 44%। बैंक लोन सबसे ख़राब लोन होता है, क्योंकि बैंक को हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, उनका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हाई रहता है, इसलिए बैंक से लोन लिया हुआ वो काफ़ी बैड लोन भी माना जाता है। मतलब वो सबसे ख़राब तरीका होता है किसी कंपनी को अगर कैश को रेज करना है तो। अब बात करते हैं NCD की, जो होता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर एक टाइप का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये हमें हेल्प करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल को अगर हमें रेज करना है तो पब्लिक इशू के थ्रू हम इसको रेज कर सकते हैं। और NCD जो होता है इसमें एक फिक्स टेन्योर के लिए होता है, और इसका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो इसको लेता है उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को देना रहता है। तो NCD जो है रिटेल के अलावा 38% है, और NCD जो है रिटेल के लिए वो 7% है। रिटेल मतलब हम जैसे लोग हो गए, और एक्सेप्ट रिटेल मीन्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वो रिटेल में नहीं आते हैं। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो उसका परसेंटेज है 38%। किसी भी कंपनी के लिए नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है कैपिटल रेज करने का। बात करते हैं CP की। CP होता है कमर्शियल पेपर। ये एक टाइप का अनसिक्योर्ड और नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हमें फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है, और कंपनी इससे शॉर्ट टर्म फंड रेज करती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और इसकी मैच्योरिटी जो होती है वो सिर्फ 1 ईयर तक की ही होती है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं इशूअर के भी और इन्वेस्टर को भी। इशूअर के क्या क्या बेनिफिट हैं? लो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लिक्विडिटी होता है, कोई कोलेट्रल नहीं चाहिए होता है इसमें। और इन्वेस्टर के क्या क्या बेनिफिट होते हैं? हायर यील्ड। हायर यील्ड मीन्स उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है इसमें। पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, और लिक्विडिटी फ्लेक्सिबिलिटी ये इशूअर को भी चाहिए होती है और इन्वेस्टर को भी चाहिए होती है, ये दोनों को प्रोवाइड करता है। CP अगर आप देखेंगे तो हर ईयर से इस साल इनकी CP ज़्यादा रही है कमर्शियल बोरोइंग 7% की। अब जान लेते हैं ECB क्या होता है। ECB होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ECB एक टाइप की फॉरेन कैपिटल है जो इंडियन एंटिटी अवेल करती है नॉन रेसिडेंट लेंडर से फॉरेन करेंसी में। ये 3 ईयर की मैच्योरिटी के साथ आता है, और ये हम कमर्शियल बैंक, फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स और बायर क्रेडिट के थ्रू ले सकते हैं। इसको हम कमर्शियल लोन रेफर करते हैं। अगर हम
देखेंगे तो ECB कितना है, ECB इस साल 6% रहा है और पिछले साल ये 16% था, 14% था 2018 में और 2017 में 18% था। इस साल ECB सबसे कम रहा है। ECB इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉरेन करेंसी इंडिया में जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका 30 से 35% इन्वेस्टमेंट ECB के थ्रू ही होती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ECB कितना इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के लिए। अब हम इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेटवर्थ देख लेते हैं, ROC पे भी नज़र डालेंगे। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो घट गया है, 2226 करोड़ रुपीस था 2019 में, जो कि घट कर 1700 करोड़ रुपीस रह गया 2020 में। नेटवर्थ में इंक्रीमेंट आया है, इनकी नेटवर्थ थी 2019 में 13,449 करोड़, जो कि बढ़कर 2020 में हो गई है 14,692 करोड़। अगर हम ROE देखेंगे तो ROE इनका 2019 में था 17.92%, जो कि घटकर 14.96% हो गया। ये इनके एनुअल रिपोर्ट में नंबर्स दिए गए हैं। पहले मैंने जो नंबर बताया था वो साइट पे दिए थे, पता नहीं किस हिसाब से दिए थे उन्होंने। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम इनकी प्रमोटर होल्डिंग देखें तो उनकी प्रमोटर होल्डिंग 63.72% है। पब्लिक ने 20.46% होल्ड करके रखा है। FII ने 10.6% होल्ड करके रखा है। DII ने 5.22% होल्ड किया हुआ है। अदर्स 0% है। इनकी है प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी माइन्यूट सी गिरावट आई है। पॉइंट में कुछ शेयर उन्होंने बेचे हैं, बट ये इतना भी ज़्यादा नहीं है, शेयर होल्डिंग डिक्रीज़ करी है कि इसमें कुछ ज़्यादा बताया जा सके। कुछ कंपनी में चीज़ें आती रहती है जिससे उनको शेयर होल्डिंग बेच के अपनी शेयर वो कंपनी के फंड रेज करने पड़ते हैं, तो हो सकता है उन्होंने वो किया हो। अब ये आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को, इनके बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए कंपनी ने कुछ चीज़ें इंक्रीज़ भी की हैं और ये जैसे कि आगे बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से देखते हुए ये डेफिनेटली बाय करने वाली कंपनी है। बट आप एक बार खुद एनालाइज कर लीजिएगा। और हाँ, ये एक डिस्क्लेमर है कि ये कंपनी मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने इस पे एनालिसिस भी किया था और आप लोग को भी ये इन्फॉर्मेशन दी कि कंपनी क्यों मुझे अच्छी लगती है और इसमें क्या नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट है नेट कैश फ्लो, और कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से इनका इंक्रीज़ कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप देखेंगे तो कैश जनरेटिंग एबिलिटी, इनका कोर बिजनेस जो है वो कैश जनरेट करता है, काफ़ी अच्छा कैश जनरेट करता है इनका कोर बिजनेस। कंपनी नेट कैश जनरेट करने के सक्षम है और नेट कैश जनरेट भी करती है। बुक वैल्यू इनकी इंक्रीज़ कर रही है पास्ट 2 ईयर से। अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो वो भी इंक्रीमेंट आया है। कंपनी के पास कोई प्लेजिंग नहीं है, ज़्यादातर होल्डिंग कंपनी की पेरेंट कंपनी के पास है, लार्सन एंड टूर्बो के पास। ब्रोकर ने टारगेट प्राइस और बाय रिकमेंडेशन भी दे दी है। वैसे मैं इन पे बिलीव नहीं करता हूँ, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। और इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स अगर देखें तो डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट, इनका नेट प्रॉफिट में थोड़ा डिक्रीमेंट आया है। लोन बुक में थोड़ा मैंने आपको बताया था कि जो डिसबर्समेंट हुआ है उसकी वजह से क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। कंपनीज विद हाई डेप्ट, इसके बाद डेप्ट ज़्यादा है, मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म बोरोइंग के पास थोड़ी ज़्यादा है। क्वार्टरली रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में डिक्रीमेंट आया है। डिक्लाइन इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मैंने आपको नंबर दिखाए थे, उसमें डिक्रीमेंट था, तो वही यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप एनालाइज करिए खुद कि ये कंपनी बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।